बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्पॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स फार्मूलाज आज हम डिस्कस करेंगे। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये होता है हमारे पास कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स प्लस एक्सचेंज, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स का फर्क होता है। द एक्सपेंडिचर अप्रोच टू मेजरिंग द जीडीपी, यानी जीडीपी को जो हम मेजर करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को, उसमें हम कंजम्पशन यानी आम लोग जो कंजम्पशन कर रहे होते हैं, इन्वेस्टमेंट जो आम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, जी जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स होती हैं, और एक्सएम जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का फर्क होता है, इसको जब हम ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास जीडीपी मेजर होती है। दूसरा फार्मूला क्या है जीडीपी को मेजर करने का, कि इनकम, हर एक की जो इनकम है उसको अगर हम मेजर कर लें, उसमें वेजेस, आम लोगों की जो वेजेस होती हैं और इनकम का कुछ हिस्सा वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसमें आई फॉर इन्वेस्टमेंट आएगा और आर फॉर रेवेन्यू आएगा और पी फॉर प्रॉफिट आएगा। तो ये तमाम चीजें जब हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास, जब उसको प्लस करेंगे तो ये भी जीडीपी के इक्वल होगा। तो ये दो अप्रोच हैं जीडीपी को करने के लिए, एक एक्सपेंडिचर का तरीका है, एक इनकम का तरीका है। एक्सपेंडिचर्स में एक मुल्क के अंदर जितने भी एक्सपेंडिचर्स हो रहे होंगे किसी भी फॉर्म में, उनको जमा करने से जीडीपी हासिल हो जाती है। या इनकम में जो एक कंट्री के अंदर जितने भी इनकम्स या रेवेन्यूज वगैरह आ रहे होते हैं, उनको ऐड करने से भी हमारे पास जीडीपी हासिल हो जाती है। कैलकुलेटिंग नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या होती है? द क्वांटिटी ऑफ वेरियस गुड्स प्रोड्यूस्ड इन अ नेशन टाइम्स देयर करंट प्राइसेस, यानी जितनी भी चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं उसकी जो करंट प्राइसेस है उसकी बिना पर अगर हम उसको कैलकुलेट कर लें तो वो नॉमिनल जीडीपी कहलाती है। इसके अलावा रियल जीडीपी क्या होती है, यानी कोई एक अगर हम साल फिक्स कर लें और उस साल की कीमतों के साथ मौजूदा साल की कीमतों को लेकर, मौजूदा साल की चीजों को लेकर हम वैल्यू निकाल लें उसकी, तो वो रियल जीडीपी कहलाएगी। तो रियल जीडीपी को कैसे आप हमने निकालना है? जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? आप प्राइस इंडेक्स, ये एक इंडेक्स होता है, प्राइस इंडेक्स होता है, यूज टू एडजस्ट नॉमिनल जीडीपी टू अराइव एट अ रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडी को रियल जीडीपी में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारे पास होता है उसको हम जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं, because nominal GDP will usually overstate the value of a nation's output if there has been inflation। यानी कि अगर इन्फ्लेशन है, कीमतें बढ़ रही हैं, तो रियल जीडीपी की निस्बत जो हमारे पास नॉमिनल जीडीपी है वो ज्यादा शो होगी। फॉर एग्जांपल, चीजें तो हमारे मुल्क ने उतनी ही बनाई हैं, फॉर एग्जांपल 100 चीजें बनाई हैं और उनकी कीमत हमारे पास 10 रुपए थी, और इस साल भी, यानी पिछले साल भी उसने 100 चीजें बनाई थी और कीमत 10 रुपए थी, इस साल भी उसने 100 चीजें बनाई हैं और कीमत उसकी 12 रुपए हो गई है। तो अगर हम देखते हैं रियल जीडीपी तो नहीं बढ़ी, चीजें तो उतनी ही रही हैं, लेकिन नॉमिनल जीडीपी बढ़ गई जब उसको हम 112 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 100 चीजों को, तो वो 1200 बन जाएगा। पहले 100 चीजों को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे तो वो 1000 बना था। तो इस तरह जो है नॉमिनल जीडीपी ये ज्यादा हो सकती है। तो रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी को जीडीपी डिफ्लेटर पर डिवाइड कर दिया जाए और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया जाए, तो ये हमारे पास रियल जीडीपी कैलकुलेट हो जाती है। जीडीपी ग्रोथ रेट कैसे आता है? करंट ईयर्स की जीडीपी को में से पिछले साल की जीडीपी को निकाल दें और फिर लास्ट ईयर की जीडीपी पे डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, तो ये हमारे पास ग्रोथ रेट आ जाएगा कि कितना ग्रोथ हुआ है। दूसरा, द इन्फ्लेशन रेट अगर हमने निकालना हो सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को देखते हुए, तो करंट ईयर का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ले लें माइनस पिछले साल का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ले लें, डिवाइडेड बाय पिछले साल का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स करते मल्टीप्लाई बाय 100 करें, तो हमारे पास इन्फ्लेशन कैलकुलेट होके आ जाएगा।
रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट से इन्फ्लेशन रेट को निकाल दें तो रियल इंटरेस्ट रेट बन जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है? नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल नंबर इन द लेबर फोर्स। क्योंकि हमारी जितनी भी आबादी होती है वो सारी लेबर फोर्स का हिस्सा नहीं होती। लेबर फोर्स वो होती है जो काम करने के काबिल हो, काम करना चाह रही हो, उसको हम लेबर फोर्स कहेंगे। तो उस लेबर फोर्स के जितने लोगों को एम्प्लॉयड मिला हुआ है उनको निकाल कर बाकी जो अनएम्प्लॉयड पीपल हैं उसको हम डिवाइड कर देंगे लेबर फोर्स पर, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद मनी मल्टीप्लायर है, ये 1/RRR है। इसको देखते हैं कि यहाँ पर ये RR का क्या बनेगा, नेक्स्ट देख लेंगे। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, ये मनी वैल्यू इसको कहते हैं, इज इक्वल टू प्राइस of y minus a monetarist view which explain how changes in the money supply will affect the price level assuming the velocity of money and the level of output are fixed। यानी कि जो वेलोसिटी, मनी वेलोसिटी होती है, मनी वेलोसिटी का मतलब है कि मनी जो मुख्तलिफ हाथों के अंदर गर्दिश करती है इसको मनी वेलोसिटी कहेंगे। कि वो जितनी ज्यादा तेज होगी उतनी ज्यादा उसका प्राइस लेवल पर इफेक्ट पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है ये 12 नंबर। एमपीसी और एमपीएस इज इक्वल टू 1 होते हैं। इसको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू 1 होता है। यानी जितने भी हमारे पास हमारी इनकम होती है उसका हम कंजम्पशन और बचत को मिला लें तो वो 1 के बराबर होगी। हाउस होल्ड्स में कंज्यूम और सेव विद एनी चेंज इन देयर इनकम। स्पेंडिंग मल्टीप्लायर, अब स्पेंडिंग मल्टीप्लायर जो है इसका फार्मूला क्या बनता है? 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी करते हैं तो ये स्पेंडिंग का मल्टीप्लायर बन जाएगा, या इसको हम 1 माइनस एमपीसी ऊपर वाले फार्मूले से ये इक्वल टू एमपीएस के इक्वल भी हो सकता है तो 1 ओवर एमपीएस हो जाएगा। उसके बाद है टैक्स मल्टीप्लायर। टैक्स मल्टीप्लायर में क्या है? एमपीसी एमपीएस इट टेल्स यू how much total spending will resulting from initial changes in the level of taxation. It is negative because when taxes decreases, यानी जब taxes कम होते हैं spending increases, spending ज़्यादा हो जाती हैं and vice versa. The tax multiplier will always be smaller than the spending multiplier. जो tax multiplier है वो हमेशा जो हमारे पास spending multiplier है उससे कम ही होगा। इन्फ्लेशन का फार्मूला हम पहले भी देख चुके हैं। इन्फ्लेशन इज इक्वल टू होता है नॉमिनल परसेंटेज चेंज माइनस रियल परसेंटेज चेंज। रियल परसेंटेज चेंज कैसे आता है? नॉमिनल परसेंटेज चेंज में से इन्फ्लेशन को निकाल दें तो रियल परसेंट चेंज आता है। सीपीआई क्या होता है? न्यू मार्केट बास्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस मार्केट बास्केट वैल्यू। यानी इस साल की जो बास्केट वैल्यू, बास्केट में यानी कि जो रोजमर्रा की चीजें इस्तेमाल होती हैं, घरेलू इस्तेमाल होती हैं, उन तमाम चीजों की प्राइस जो है जो कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा होता है उस उनकी प्राइसेस करंट ईयर की कैलकुलेट कर लें और किसी बेस ईयर के साथ उसकी कैलकुलेट कर दें, मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो वो सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आ जाता है। डिफ्लेटर क्या है? हमारे पास नॉमिनल वैल्यू को डिवाइड कर दिया जाए रियल वैल्यू पर और मल्टीप्लाई बाय 100 किया जाए तो ये डिफ्लेटर जो हमने पीछे देखा है। इन्फ्लेशन रेट क्या होता है? न्यू इंडेक्स माइनस ओल्ड इंडेक्स डिवाइडेड बाय ओल्ड इंडेक्स करते हैं तो वो हमारे पास इन्फ्लेशन रेट आ जाता है। इसी तरह ग्रोथ रेट अगर हमने फाइंड करना था तो वो करंट ईयर की जीडीपी में से पिछले साल की जीडीपी कैलकुलेट करके डिवाइडेड बाय पिछले साल की जीडीपी करते थे, मल्टीप्लाई बाय 100 करते थे तो वो हमारे पास जीडीपी ग्रोथ रेट आता था। रियल वैल्यू जो है नॉमिनल वैल्यू को डिवाइड कर दिया जाए इंडेक्स के साथ और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया जाए यानी इंडेक्स नंबर के साथ तो हमारे पास रियल वैल्यू आ जाती है नॉमिनल की। तो जीडीपी मल्टीप्लायर फार्मूला में क्या है? एमपीसी 1 माइनस एमपीएस होता है, क्योंकि हमने पीछे भी पढ़ा है कि एमपीएस प्लस एमपीसी इज इक्वल टू 1 होता है तो उसी फार्मूले से ये बना है। एमपीसी क्या है?
ये हमें बताता है चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, यानी एमपीसी हमें बताता है कि कंजम्पशन में कितनी तब्दीली डिवाइडेड बाय इनकम में तब्दीली। तो ये हमारे पास इसकी जो एमपीसी और एमपीएस होता है, इसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 के दरमियान रहती है इस फार्मूला के तहत। तो एमपीएस जो है वो 1 माइनस एमपीसी बनता है। तो एमपीएस जो है चेंज इन सेविंग, इनकम में तब्दीली की वजह से जो सेविंग में तब्दीली होती है उसको हम फिर एमपीएस कहते हैं। स्पेंडिंग मल्टीप्लायर क्या है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ये इक्वल टू होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी, या फिर हम उसको 1 डिवाइडेड बाय एमपीएस भी कह सकते हैं, ये पीछे भी हमने पढ़ा है। और टैक्स मल्टीप्लायर का फार्मूला जो बनता है वो एमपीसी डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी होता है। और एमपीसी या फिर उसको डिवाइडेड बाय एमपीएस कर देते हैं, तो आल्सो 1 लेस देन द स्पेंडिंग मल्टीप्लायर। उसके बाद बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर तब होगा जब एमपीसी और एमपीएस बराबर हो जाएंगे, तो उसका आंसर 1 आएगा, तो वो बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर होगा। बैंकिंग फार्मूला मनी मल्टीप्लायर का क्या होता है, 1 माइनस रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, ये मनी मल्टीप्लायर, और 1 डिवाइडेड बाय रिजर्व रिक्वायरमेंट। क्वांटिटी ऑफ मनी थ्योरी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी, और ये इक्वल टू होता है मनी मल्टीप्लाई बाय वैल्यू डिवाइडेड बाय प्राइस मल्टीप्लाई बाय वाई, प्राइस और इनकम, वाई इनकम को शो करता है, प्राइस और इनकम को हम मल्टीप्लाई कर देंगे या कुछ, ये हमारे पास क्वांटिटी ऑफ मनी थ्योरी बन जाता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू प्लस प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट कर देते हैं, तो फ्यूचर वैल्यू हमें मिल जाती है मनी की। और प्रेजेंट वैल्यू अगर निकालना हो तो फ्यूचर वैल्यू में से माइनस कर देते हैं फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट, तो वो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है। कंपैरिटिव एडवांटेज फार्मूला, अब्सोल्यूट एडवांटेज और कंपैरिटिव एडवांटेज, ये ट्रेड के कंसेप्ट हैं। जब दो कंट्रीज आपस में ट्रेड वगैरह करते हैं तो उसके ये कंसेप्ट हैं। The entity that can produce more units with the same amounts of inputs or produce the same amounts with fewer inputs has absolute advantage. यानी कि absolute advantage ये है कि that can produce more unit with the same amount, यानी एक मुल्क अपने सेम अमाउंट के साथ ज्यादा यूनिट पैदा कर रहा है और प्रोड्यूस द सेम अमाउंट विद फ्यूअर इनपुट्स हैज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज, और दूसरा मुल्क भी उतनी ही पैदावार ले रहा है लेकिन उसकी इनपुट कम देकर, तो जो कम इनपुट देकर उतनी ही पैदावार ले रहा है उसको हम एब्सोल्यूट एडवांटेज कहेंगे। कंपैरिटिव एडवांटेज में क्या होगा, द एंटिटी दैट कैन प्रोड्यूस अ गुड और सर्विस एट अ लोअर अपॉर्चुनिटी कास्ट। अपॉर्चुनिटी कास्ट ये होती है कि एक बंदा जो है एक चीज बना सकता था लेकिन उसने वो चीज नहीं बनाई और दूसरी चीज उसने बना ली है, तो पहली चीज उसकी अपॉर्चुनिटी कास्ट कहलाएगी कि जो उसने छोड़ दी है, जो उसने नहीं बनाई वो उसकी अपॉर्चुनिटी कास्ट होगी। आउटपुट्स क्या होते हैं, बाइक्स, कॉन्स, ये किसी चीज के आउटपुट्स हैं। अदर ओवर अपॉर्चुनिटी कास्ट ए इज बी गिवन ए, यानी कि इसमें वो कह रहा है कि वो ए बना सकता था लेकिन उसने बी बनाया, तो ए को जो छोड़ा वो उसकी अपॉर्चुनिटी कास्ट कहलाएगी। इनपुट आवर्स मशीन्स लैंड्स इट ओवर अपॉर्चुनिटी कास्ट ऑफ ए इज ए गिवन बी यूनिट्स ऑफ बी। ये हमारे पास जो है कंप्लीट हो गया है।